जब मैंने कहा 1 मोल He एटम्स का मास, तो मैं उसे कहूंगा ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ एन एटम। ठीक है, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी, जैसे एटम के 1 मोल एटम्स, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स ले लो, उनका जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस। तो मैंने क्या किया, 1 मास ऑफ 1 मोल He एटम, ये क्या कहलाएगा इसका, ग्राम एटॉमिक मास या GAM और मोलर मास। ठीक है, और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई थी कि ग्राम एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास के न्यूमेरिकली इक्वल होता है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम्स, इसकी यूनिट क्या होगी, AMU। ये ध्यान रखना है। ठीक है, मास न्यूमेरिकली दोनों का सेम रहेगा और इसलिए, लेकिन दोनों की यूनिट्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, जिसको कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी फंडा बताया वो तुम्हारे मासेस याद रखने के काम आएगा। जैसे हीलियम का 4 AMU था, अगर तुम्हें इतना भी पता है एक एटम ऑफ हीलियम का मास 4 AMU है, तो इसका मोलर मास हमेशा 4 ग्राम होगा। या फिर मान लो Na का कितना होता है, 23 AMU होता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास निकालने को बोलूंगा तो कितना आएगा, 23 ग्राम। ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी भाई बात। इस तरीके से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसका जो मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे H2O। ठीक है, इसका H का GAM क्या है, GAM दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, O का GAM कितना है, 16। ठीक है, 1 ग्राम एंड 16 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी या एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो H2O का मास कैसे आएगा, 1 ग्राम इंटू 2 है ना, 2 है मॉलिक्यूलरिटी इसकी या एटॉमिसिटी, प्लस 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 ग्राम्स। कितना आ जाएगा ये, 2 ग्राम्स प्लस 16 ग्राम्स 18 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हो। CO2 के लिए भी कर सकते हो। कार्बन का 12 होता है, तो GMM ऑफ CO2 कितना आएगा, 1 इंटू 12 ग्राम कार्बन का प्लस 2 इंटू 16 ग्राम किसका, ऑक्सीजन का, कितना हो गया, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल्स टू 44 ग्राम। ठीक है ना, सिंपल तरीका है, सिंपल चीजें हैं। ठीक, इसी तरीके से आयन का भी कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम आयनिक मास या ग्राम जो फॉर्मूला यूनिट होते हैं, तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, सेम सिमिलर है, मतलब कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मास दिया हो, इज गिवन एंड मोल्स आर आस्क्ड, और वाइस वर्सा, तब क्या करोगे, उस टाइम पे क्या करना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 मोल H2O का मास कितना है, 18 ग्राम्स। ठीक है जी, अगर मैं कहूं मेरे पास 5 मोल्स हैं H2O, तो इसका कितना होगा, 1 मोल 18 है, तो 5 का 18 इंटू 5 ग्राम्स।
कितना आएगा 90 ग्राम, है ना। तो क्या किया तुमने फॉर्मूला कि मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मास सॉरी मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये एक मॉलिक्यूल के लिए तुमने लिखा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के लिए तुमने लिखा है। मान लो कोई सब्सटेंस जो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसके लिए मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास या अवेलेबल मास या गिवन मास, है ना, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उसका मोलर मास डालना है। मैंने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम एटॉमिक अलग से लिख दिया, लेकिन जेनेरिक फॉर्मूला ये होगा कि अगर किसी का मास कैलकुलेट करना है तो उसके मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर। ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं भाई। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि अगर तुम्हें मास दिया और मोल्स पूछ रहा हो, तो इसमें फॉर्मूला जेनेरिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, गिवन मास was equals to number of moles into molar mass। यही फॉर्मूला आया था अभी, ये जेनेरिक फॉर्मूला हुआ। तो मान लो तुमसे वो नंबर ऑफ मोल्स पूछे, लेकिन उसने मास दिया हुआ हो, मास दिया है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, इसको बस नीचे ले आओगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है अगर वो एटम्स की फॉर्म में है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है अगर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास भी हो सकता है अगर वो फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में है या आयंस की फॉर्म में, जो भी। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगर मान लो उसने कह दिया कि भाई आपको मैं मास देता हूँ, आप मेरे को नंबर बताओ, ठीक है, यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं मास गिवन है और मुझसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। ठीक है, तब क्या करोगे, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट मतलब एक स्टेप में आना पड़ेगा, दैट इज मोल। ठीक है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको। मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास से मोलर मास में कैसे आओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब मोल्स जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, Na से, इनटू Na। ठीक है जी, उल्टा करना होगा तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय Na। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे उसे Na से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसी में मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से तो क्या आ जाएगा, गिवन मास। ये क्लियर हुई, कैन यू सी, इसमें सिंपल चीज है ये, है ना। मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो तुम्हें यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए। अब अगर मान लो तुमसे पूछता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी से। ठीक है, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम ही होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। कंसिडरिंग ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। इसको वैसे तुम ये लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मोलर। क्लियर हो गई बात। एटम्स अगर हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिसिटी से डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पता चले हैं
तो देन यू कैन कैलकुलेट दीज थ्री एज वेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। मैं P प्लस करके लिखता हूँ भाई प्रोटॉन्स को, आगे से ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको N0 करके लिख लेता हूँ। गॉट इट? कैसे निकालोगे भाई? जो भी पार्टिकल जैसे H2O है ना, इसमें एटम्स कौन कौन से हैं? 2 H एटम्स हैं और एक O एटम है, ठीक है। इसमें निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इंटू O में 8 होते हैं, 2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो एक मोल में कितने होंगे? 10 मोल्स। सेम वे प्रोटॉन के लिए, सेम वे न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। अच्छा, मान लो ये पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल ना होके कोई आयन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मैं OH माइनस आयन की बात कर लेता हूँ, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो इसमें एक O है और एक H है, O में कितने होते हैं? एट इलेक्ट्रॉन्स। H में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके हिसाब से 9 आना चाहिए, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जितना होने चाहिए, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और है। तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल ऑफ OH माइनस आयन्स में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर होगी बात? प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। NH4 करते हैं, NH4 प्लस, मान लो इसकी बात करते हैं, ठीक है। N के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 N है इसमें और 4 H है इसमें, ठीक है। एक N में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक H में एक H में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 7 4 यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं होने चाहिए उसमें से एक कम है, तो 11 होने चाहिए, उसमें से एक कम, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। प्रोटॉन दिया या लिया नहीं जाता, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लिया दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। और एक क्या होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, सॉरी आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे आसान है, सब बहुत बार पढ़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब सेम एलिमेंट होगा, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। कहीं पे उसको एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी लिखते हैं, वो डिफरेंट होगा। आइसोबार्स क्या होंगे? एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, एटॉमिक मास या मास, एटॉमिक मास छोड़ो, मास नंबर सेम होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या देख सकते हो तुम? बोरॉन 10 और बोरॉन 11, ठीक है जी। ये तुम्हारा ये एटॉमिक मास इनका हो गया। आइसोटोन्स, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर तुम लोगे तो C14 ले सकते हो और N14 ले सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों का मास नंबर सेम है। आइसोटोन्स के न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोटोन के न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। आइसोडाइफर्स कहते हैं, इनका ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, ना ही मास नंबर सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर जो होगा, ये डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। सेम वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी वो स्पीशीज है, चाहे वो मतलब एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं होगी, अगर एटॉमिक एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
अगर मैं बोलूँ तुम्हें O2 माइनस, ठीक है, और H2O, अगर तुम इन दोनों में देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। लास्ट इज आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अभी अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन के स्कोप में नहीं है, आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो तुम्हें जानना है वो ये है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा और उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ZnSO4 और MgSO4, तो तुम देख रहे हो कि SO4 इसमें कॉमन है और ये सिमिलर सा एक कैटायन हमने इसमें रखा हुआ है, तो ये आइसोमॉर्फस हुए, ठीक। इसमें अगर मान लो मैं K2SO4 करता हूँ तो तुम कह सकते हो कि सर इसमें ये भी तो सेम है, लेकिन इसमें 2 एटम्स है, इसमें एक ही एटम था, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना ही जानो। एवरेज एटॉमिक नंबर, इसमें इसको एग्जांपल के तौर पे बोरॉन से लेते हैं। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज वन इज B10 एंड अदर वन इज B11, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूं कि भाई बोरॉन का मास नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है, तो तुम कैसे बताओगे, है ना। तुम 10 मिनट, अदरवाइज मेरे को ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं बोरॉन 10 का पूछ रहा हूँ या बोरॉन 11 का। लेकिन इन जनरल अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, इनके मोलर मासेस का वेटेड एवरेज लोगे, ठीक है। तो ये 20% होता है और ये 80% होता है, ठीक है जी। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ, इट इज द वेटेड एवरेज मीन ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इस एलिमेंट के जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है उनके मासेस का वेटेड मीन, ठीक है। तो वेटेड मीन कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे AAM निकालना होगा आम, तो आम कैसे निकालेंगे, 20% इंटू B10 का मास विच इज 10 प्लस 80% इंटू 11 अपॉन 20 प्लस 80, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 और 880, 200 और 880 हो गया 1080 अपॉन 100, तो ये आएगा 10.8 ग्राम्स, सॉरी 10.8 mv, ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात। एवरेज एटॉमिक मास 10.8 हुआ, क्लियर। इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें लिखना होगा, ए आम का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, आम का फॉर्मूला हुआ सिग्मा आई परसेंटेज ऑफ आई इंटू AI अपॉन सिग्मा AI, ठीक है। या AI क्या है, AI इज द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, जिस भी आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आई क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ठीक है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, जब कभी भी, सॉरी ये आई होगा, परसेंट आई होगा, ये जो इसको देखोगे ना, दिस विल यूजुअली कम आउट टू बी 100, जैसे इस केस में आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस ले लो CL का केस लोगे तो एक के कितना होता है 35, एक के होता है 37, ठीक है। इसका 75% होता है इन, ठीक है जी, ये आएगा। अगर तुम इसी फॉर्मूले को इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, आम इक्वल टू 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 37 अपॉन 100, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 35, ठीक है। तुम्हें मिक्सचर दे दें हम 2 सब्सटेंसेस का, ठीक है, तो उसमें कैसे निकालोगे, तो उसमें मोलर मास कैसे निकालोगे, तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है उसमें
ठीक है, ये कैसे निकलता है, 1 मोल ऑफ मिक्सचर का मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एयर ले लेते हैं। ये ध्यान रखना कि ये जो एवरेज मोलर मास का मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ यूजुअली गैसेस के लिए होता है, मतलब एक से यूँ समझ लो, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज मोलर मास। एयर है, एयर में O2 और N2 मेजरली होते हैं, बाकी और भी हैं, लेट्स से कि सिर्फ O2 और N2 से मिलके बना है। O2 20% है और ये 80% है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक मिक्सचर दिया गया गैसेस का जिसमें एटलीस्ट मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक 20% है, एक 80% है। अच्छा, इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम्स, इसका होता है 28 ग्राम। ठीक है, तो अभी मोलर मास में बात हो रही है तो इसलिए ग्राम्स में भी लिख रहा हूँ। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, अगर मैं पूछूं तुमसे क्या इस मिक्सचर का मास 32 ग्राम्स हो सकता है, नहीं, क्योंकि 100% अगर होता तो ही 32 ग्राम्स होता। ठीक है, क्या 32 ग्राम से ज़्यादा हो सकता है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, 32 ग्राम से कम होगा। यही चीज़ अगर मैं तुमसे पूछूं कि 28 ग्राम्स के इक्वल होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 100% N2 होता तो 28 ग्राम्स होता, इसमें 28 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, 28 ग्राम से कम भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे जो मोलर मास है AMM, दैट इज बिटवीन 28 एंड 32। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम AAM, आम से अम का फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है जी, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका एटॉमिक या मोलर मास कह लेते हैं इसको, मोलर मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, इसको मैं मोलर परसेंट मान लूं अगर, ठीक है, इसको मैं मोलर परसेंट मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 0.2 मोल्स O2 है और 0.8 मोल्स N2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसमें AMM ऑफ एयर क्या आएगा, 0.2 इंटू 32 प्लस 0.8 इंटू 28 अपॉन 0.2 प्लस 0.8, तो ये तो 1 हो गया। 0.2 इंटू 32 दूनी 64, तो ये कितना आएगा 6.4। ठीक है, प्लस 28 चको 84, नहीं 28 चको कितना होगा 112, तो 224 हो गया, 22.4 आ जाएगा। ये टोटल कितना आया 28.8। ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज मोलर मास। Gay-Lussac's law of combining volumes. Gases combine in the simple ratio of their volumes at constant temperature and pressure. All the measurements are to be done at constant temperature and pressure. कोई भी एक टेम्परेचर और कोई भी एक प्रेशर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से हम अमोनिया का प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता हो ये तो आज पता चल गई ये इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसका मोल के हिसाब से कैसे बोलेंगे कि 1 मोल इसका कंबाइन किया 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है जी, 2 मोल्स ऑफ NH3। क्लियर है? अच्छा, इसके बेसिस पे जो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस will combine with 3 volumes of this to give 2 volumes of this at constant temperature and pressure। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, इतना सही है। ठीक, ये हमें देखना है कि इसकी जो वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं या इसकी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी भी वॉल्यूम मेजर होगी, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम भी मेजर होगी, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे
इसकी वॉल्यूम भी मेजर होगी। मान लो हमने वॉल्यूम का जो मानक है, जो उसका यूनिट है, हमने इस केस में एम क्यूब ले ली, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर मान लो एम क्यूब है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ दिस विल कंबाइन विद 1 मीटर क्यूब ऑफ दिस, सॉरी 3 मीटर क्यूब्स ऑफ दिस एंड विल गिव 2 मीटर क्यूब ऑफ दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, सिमिलरली अगर मैं लीटर ले लेता हूं तो 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। अगर मैं ml ले लेता हूं तो 1 ml, 3 ml, 2 ml। ठीक, या सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही इसमें जानने की जरूरत है हमें, बस ये ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इससे पहले एक हाइपोथेसिस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें एवोगाड्रो सेड दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, वो वाला जो लॉ था, हाइपोथेसिस था, दैट वाज एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ऑल थ्री। ठीक, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। द डेफिनेशन इज, या द लॉ इज, या हाइपोथेसिस इज equal volume of all gases contain equal number of equal volume of all gases contain equal number of moles at under similar conditions of temperature and pressure, irrespective of the nature of the gas, irrespective of the nature of the gas। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सिमिलर हैं तो इक्वल मोल्स विल कंटेन इक्वल वॉल्यूम, या उल्टा भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ दैट दोज गैसेस विल कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ दोज गैसेस। ठीक है जी, इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हियर V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट temperature and pressure, at a particular temperature and pressure, and N is the number of moles। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कंडीशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसको अभी तक तुमने शायद ना पढ़ी हो, PV इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, वो गैस स्टेट में पढ़ोगे, लेकिन मैं उसके बेसिस पे भी तुम्हें बताया था। PV इक्वल्स टू एनआरटी करके एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखो, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होती है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज अ कांस्टेंट, वो हम वहीं पे देखेंगे, T टेम्परेचर। ठीक है, इसमें R कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अगर मैं प्रेशर भी कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दूं, तो तुम यहाँ पे दिख रहा होगा कि V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू N, तो हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो दिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर। ठीक, या याद रखने का एक तरीका हो गया। क्लियर? ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर है, कोई भी एक पर्टिकुलर हमने चूज कर लिया, कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें मैंने 1 मोल ऑफ O2 लिया, ठीक है, इसकी वॉल्यूम लेट से V है। ठीक, सेम या VO2 कह लेते हैं इसको, और 1 मोल ऑफ H2 लिया मैंने, इसकी वॉल्यूम है VH2। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दोनों के दोनों, तो VO2 will be equal to VH2, that is what it means। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं हम। ठीक, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड STP। ठीक है भाई, STP करंट, जो इसका मतलब होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मतलब ये 1 एटमॉस्फेयर कहीं पे लिखा होता है, इनकरेक्ट है, अपनी एनसीईआरटी में भी देखो 1 बार ही होगा। और चाहे तुम ऑनलाइन भी चेक करोगे तो STP मींस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, 1 नॉट 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक सेकंड चीज हम डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट तो STP था, दैट इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम।
भाई इसका मतलब क्या हुआ, वन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। 1 मोल वॉल्यूम गैस की जो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होगी दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अगर यही मोलर वॉल्यूम मैं एट एसटीपी बोलूं, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना है, दैट इज 22.7 लीटर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ठीक है। हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नहीं होगी ये, सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, ठीक है। इस पे हर गैस की जो वॉल्यूम होगी वो 22.7 लीटर्स होगी, ठीक है। एटलीस्ट अपनी कैलकुलेशंस में तुम ये दे सकते हो, ठीक है। वाई मैप बेसिकली ये यूज किया जाता है पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए, ठीक है। ये दो पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पार्ट अब ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसको सबको एक कंबाइन करके देख लेते हैं। अगर मास को तुम्हें मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को गिवन मास में कन्वर्ट करना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे मोल्स को अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो उसे एन से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो एन से। एन इज अवोगाड्रो कांस्टेंट, अवोगाड्रो कांस्टेंट। मोल को अगर तुम्हें ये वाला जो पार्ट है दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसेज ओनली। मोल्स को अगर तुम्हें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करो 22.7 लीटर्स एट एसटीपी। ये जो वॉल्यूम की बात हो रही है एसटीपी पे हो रही है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को तुम्हें मोल में कन्वर्ट करना है तो तुम इस तरीके से 22.7 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे पास मास दिया किसी गैस का, तुम्हें उसकी वॉल्यूम चाहिए तो यू कैन यूटिलाइज दिस, ठीक है। तुम उसके मोलर मास से उसे डिवाइड करोगे 22.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैं बोलूँ कि 10 ग्राम्स H2, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम का मतलब हुआ 5 मोल, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22.7 से तो इसका मतलब हो गया कितना आएगा 113.5 लीटर्स। तो 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी विल मेजर 113.5 लीटर्स, ठीक है जी। क्लियर हुई ये बात। इसी तरीके से O2 के लिए, तो अगर तुम्हें मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, या मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास, तो ये जो तीनों चारों कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, यू कैन डू इट यूजिंग दिस वाई मैप, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट, या दैट्स इट। और अगर मान लो तुम्हें कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से एटम पे जाना हो तो उसकी एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, ठीक। चलिए दैट्स इट। डन हो गया जी, डन।